Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to STEP Entry Test class. I am your math teacher, Professor Shahid Bashir. Students, आज के लेक्चर नंबर 33 में हम चैप्टर नंबर 12 की 12.7, 12.8 एक्सरसाइज और इसके अलावा चैप्टर नंबर 14 पे डिस्कशन करने जा रहे हैं. तो चले आए बोर्ड की तरफ चलते हैं और ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. पहले हिस्से में हम ये सीख चुके हैं कि हम ट्राइंगल को सॉल्व किस तरह कर सकते हैं. ट्राइंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं जिसमें 3 इसकी साइड्स और 3 इसके एंगल्स हैं. ट्राइंगल को सॉल्व करने का मतलब है कि इन तमाम एलिमेंट्स की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए. हमें इन जनरल इनमें से कोई से 3 एलिमेंट्स गिवन होते हैं और बाकी 3 एलिमेंट्स हम फाइंड कर सकते हैं. लेकिन अगर हमें तीनों एंगल्स गिवन हो तो तीनों एंगल्स का गिवन होना ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं होती. इसके साथ साथ हमें कोई एक साइड भी गिवन होनी चाहिए. बहरहाल स्टूडेंट्स, हमने यहाँ दो टाइप्स की ट्राइंगल को डिस्कस किया, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्लिक ट्राइंगल. जहां तक तो राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने का ताल्लुक था तो उसके लिए हमने फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जनरेट होते हैं. फॉर एग्जांपल साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारे फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए हम राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हैं. फर्दर पाइथागोरस थ्योरम का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए. लेकिन अगर हम ऑब्लिक ट्राइंगल की बात करें तो क्योंकि इसमें कोई एंगल 90 का नहीं होता तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने नए फॉर्मूलाज जनरेट किए जिनमें लॉ ऑफ साइन था, लॉ ऑफ कोसाइन था, लॉ ऑफ टेंजेंट था और फिर हमने हाफ एंगल फॉर्मूलाज भी पढ़े. आज हम इसका सेकंड पोर्शन स्टार्ट करने लगे हैं जहां हम ये सीखेंगे कि ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करना है और इसके बाद ट्राइंगल को सर्कल के साथ कनेक्ट करेंगे. तो इस पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखें, हम कंसीडर करते हैं ट्राइंगल विद यूएल नोटेशन. ट्राइंगल विद यूएल नोटेशन का मतलब यह है कि जब आप इसके तीनों वर्टिसेस के नाम रख लेंगे तो वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए कहेंगे, बी वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड है उसकी लेंथ स्मॉल बी अज्यूम की जाएगी और वर्टेक्स सी के सामने स्मॉल सी अज्यूम की जाएगी. वर्टेक्स ए पे बनने वाला एंगल स्टूडेंट्स हम अल्फा लेते हैं, बी पे बनने वाला एंगल बीटा होगा और वर्टेक्स सी पे बनने वाला एंगल गैमा अज्यूम किया जाएगा. इस ट्राइंगल इन यूएल नोटेशन को डिफाइन करने के बाद हम एरियाज के कुछ फॉर्मूलाज पढ़ते हैं. पहला फॉर्मूला ये बता रहा है कि अगर हमें कोई सी दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, ये तो गिवन डाटा पे डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा फॉर्मूला चूज करना है. तो हम बात कर रहे हैं पहला फॉर्मूला जो हम एरिया के लिए पढ़े हैं कि अगर हमें कोई सी दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो फिर हम इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए उस पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं. फॉर्मूलाज देख लीजिए. वो दो साइड्स अगर ए और बी है तो इनका इंक्लूडेड एंगल ऑब्वियसली गैमा होगा. तो फॉर्मूला बनेगा 1/2 ए बी साइन गैमा. दूसरा फॉर्मूला बनेगा 1/2 बी सी साइन अल्फा. अगर बी और सी है तो ए मिसिंग है तो मींस के एंगल हम अल्फा इस्तेमाल करेंगे और यहाँ 1/2 ए सी साइन बीटा आ जाएगा. ये फॉर्मूलाज कई तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको साइड ए और साइड बी की लेंथ पता हो और ये एंगल 30 डिग्री हो तो ये तीनों वैल्यूज पुट करके आप एरिया फाइंड कर सकते हैं. मसलन अगर सपोज कीजिए कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है और गैमा की वैल्यू 30 डिग्री है और वो हमें कहता है एरिया फाइंड करें. तो जब स्टूडेंट्स हम इस पर फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए 1/2 ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है और साइन की वैल्यू 30 डिग्री पर 1/2 होती है. इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो आपने देखा जो एरिया है वो 1/2 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा. फर्दर ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता था कि वो आपको एरिया बता दे, ए बता दे, बी बता दे तो एंगल गैमा फाइंड करने के लिए कहे. 4 अननोन आ रहे हैं, कोई से 3 गिवन होंगे तो चौथा रिमेनिंग होगा, उसको आपने फाइंड करना होगा. इसी तरह से इसका अगला फॉर्मूला बनता है हाफ बी सी साइन अल्फा. इस सूरत में आपको बी सी और इसका इंक्लूडेड एंगल अल्फा गिवन होगा और ये इसका तीसरा फॉर्मूला है. इसके बाद हम अगले फॉर्मूला की तरफ जाते हैं. इस फॉर्मूला में स्टूडेंट जो डाटा हमें गिवन होगा, जो एलिमेंट्स हमें गिवन होंगे, उसमें एक साइड और कोई से दो एंगल्स. एक्चुअली जब हमें दो एंगल्स गिवन होते हैं तो ट्राइंगल की इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए इसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, हम तीसरा एंगल भी फाइंड कर सकते हैं. मतलब ये कि अगर हमें एक साइड और 3 एंगल्स का पता हो तो इनमें से कोई फॉर्मूला हम चूज करेंगे. डिपेंड करेगा कि कौन सी साइड गिवन है. अगर साइड ए गिवन होगी तो ये फॉर्मूला हम चूज करेंगे a²/2 साइन बीटा साइन गैमा ओवर साइन अल्फा. सिमेट्रिकल फॉर्मूलाज हैं. अगर a² आ रहा है तो यहाँ अल्फा आएगा और बीटा गैमा ऊपर आएंगे. अगर बी साइड गिवन है तो नीचे बीटा आएगा और अल्फा गैमा ऊपर आएंगे और सी साइड के लिए नीचे गैमा आएगा और अल्फा बीटा ऊपर आएंगे साइन के साथ. बहरहाल इस फॉर्मूले में भी आप देखें कि अगर आपको वो एरिया बता दे और तीनों एंगल्स बता दे तो आप साइड ए की लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं. और अगर आपको साइड ए की लेंथ और बीटा गैमा अल्फा पता हो तो आप एरिया फाइंड कर सकते हैं. तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे एरियाज फाइंड करने के लिए. और जो तीसरा फॉर्मूला है उसमें हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स अगर गिवन हो तो उसे बनने वाला
जो एरिया है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें साइड ए, साइड बी और साइड सी की लेंथ गिवन है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए पहले हम एस को इवैल्यूएट करेंगे। एस एक ऐसा नंबर है जो हाफ ऑफ द पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। आप तीनों साइड्स की लेंथ जमा करके 2 पे डिवाइड कर दीजिए तो एस की वैल्यू आती है। फर्दर फिर आप एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेते हैं तो इस तरह से भी जो आंसर आता है वो एरिया ऑफ द ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करता है और इसको हम हीरोज फॉर्मूला या हीरोइंस फॉर्मूला भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आप नोट कीजिए कि हमने अब तक 3 फॉर्मूलाज पढ़ लिए और तीनों फॉर्मूलाज में से कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है ये डिपेंड करेगा कि हमें ट्राइंगल की जो एलिमेंट्स हैं उनमें क्या क्या एलिमेंट्स गिवन है। अगर हमें 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर 2 साइड्स के साथ जो एंगल गिवन है वो इंक्लूडेड एंगल नहीं है तो इंक्लूडेड एंगल फाइंड करने के लिए हम लॉ ऑफ साइन या लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा कि अगर हमें एक साइड और 2 एंगल्स जिसे हम तीसरा एंगल भी निकाल लेंगे गिवन हो तो फिर हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमें तीनों साइड्स गिवन हो, ये फॉर्मूला एंगल पे डिपेंडेंट नहीं है, तो तीनों साइड्स के गिवन होने पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए यानी कि हीरोज फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम एरिया की वैल्यू निकाल लेंगे। इससे रेलिवेंट एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल इफ यू आर गिवन 1 साइड एंड 2 एंगल्स। तो देखिए 2 एंगल्स गिवन है, तीसरा एंगल भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों एंगल्स का सम 90 बन रहा है तो ऑब्वियसली अगर 180 का सम पूरा करना है तो ये भी 90 डिग्री होगा। मतलब ये कि अल्फा और गैमा के साथ साथ हमें बीटा की वैल्यू भी पता चल गई और बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। अब क्योंकि साइड बी गिवन है तो जो फॉर्मूला हम चूज करेंगे वो ये फॉर्मूला होगा b²/2 साइन अल्फा साइन गैमा और साइन बीटा। मैंने b और अल्फा बीटा गैमास की वैल्यू पुट की। साइन की वैल्यू 90 पे 1 होती है, साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे 1/2 होगी और जो आखिरी एंगल्स गैमा गिवन था 60 डिग्री उस पे इसकी वैल्यू √3/2 होती है। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, 40 का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी 1600 और इसको 4 पे डिवाइड कर दीजिए और 7 मल्टीप्लाई होगा √3। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 400 √3 आएगा जो इसकी ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम सर्कल्स को कनेक्ट करेंगे विद ट्राइंगल्स। तो इनमें जो सबसे पहली डेफिनेशन हम पढ़ने लगे हैं वो सर्कम सर्कल की डेफिनेशन है। सर्कम सर्कल को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ऐसा सर्कल जो किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास कर रहा होता है उसको सर्कम सर्कल कहा जाता है। सर्कम सर्कल का जो सेंटर होता है उसको सर्कम सेंटर कहते हैं और जो उसका रेडियस होगा उसको सर्कम रेडियस कहा जाएगा। स्टूडेंट्स, एक ट्राइंगल जिसको हम कहते हैं ट्राइंगल विद यूजुअल नोटेशन, उसके लिए सर्कम रेडियस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सर्कल आपको दिखाया गया है, ए बी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करता हुआ सर्कल है, तभी इसका जो रेडियस होगा वो सर्कम रेडियस कहलाएगा और इसका जो सेंटर होगा वो सर्कम सेंटर कहलाता है। सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टी क्या है कि इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर्स हैं, मसलन ये साइड BC है, इसको दरमियान से 90 के एंगल पे कट करती हुई लाइन इसका राइट बाइसेक्टर कहलाएगी। पहली साइड का राइट बाइसेक्टर, दूसरी और तीसरी साइड का राइट बाइसेक्टर, ये तीनों जो हैं वो कॉन्करेंट होते हैं और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को हम सर्कम सेंटर भी कहते हैं। बहरहाल वी आर कंसर्न विद द फॉर्मूलाज ऑफ रेडियस जिसको हम सर्कम रेडियस कहते हैं, तो उस पर बात कर लेते हैं। सर्कम रेडियस के स्टूडेंट्स 2 फॉर्मूलाज हैं। ये फॉर्मूला तो हमने अपनी बुक में प्रूफ किया हुआ है और ये फॉर्मूला है R = A/2 साइन अल्फा, B/2 साइन बीटा = C/2 साइन गैमा। इसका मतलब है इस फॉर्मूले में 3 एलिमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, R, A और उसके बाद एंगल अल्फा। अगर साइड B है तो एंगल बीटा आ रहा है और साइड C है तो एंगल गैमा आ रहा है। फर्ज कीजिए कि आपको सर्कम रेडियस की वैल्यू बता दी जाए, अल्फा की वैल्यू बता दी जाए तो आप A फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको A और अल्फा बता दिया जाए तो आप सर्कम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। फर्दर आप ये देखें कि अगर हम इस इक्वालिटी में 2 को कैंसिल कर दें तो यहाँ लॉ ऑफ साइन रिड्यूस हो जाता है, मतलब A ओवर साइन अल्फा = B ओवर साइन बीटा = C ओवर साइन गैमा। फर्दर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला भी हम सर्कम रेडियस के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस फॉर्मूले में हम डिपेंडेंट हैं ट्राइंगल की तीनों साइड्स पर, यानी कि हमें ट्राइंगल के साइड्स गिवन हो तो कैपिटल R = ABC/4 डेल्टा का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन तमाम फॉर्मूलाज में से क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला पिक करेंगे ये डिपेंड करेगा कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अगर उसने हमें साइड और एंगल दिया होगा तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे और अगर उसने हमें तीनों साइड्स की लेंथ दी होगी तो फिर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम R की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको हम सर्कम सर्कल कहते हैं और इसके रेडियस के लिए हमने डिफरेंट फॉर्मूलाज पढ़े हैं। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन सर्कल पे बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इन सर्कल की डेफिनेशन ये है कि जो सर्कल है ये किसी ट्राइंगल की 3 साइड्स को इंटरनली टच करता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो सर्कल है ये ट्राइंगल की 3 साइड्स को इंटरनली टच कर रहा है, इसलिए हम इसको इन सर्कल कहते हैं। इन सर्कल का जो सेंटर होता है वो इन सेंटर कहलाता है और इसका जो रेडियस होता है उसको इन रेडियस कहा जाता है। इसके सेंटर जिसको हम इन सेंटर कहते हैं, इसकी एक और प्रॉपर्टी भी है
कि तीनों का एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मीट करेगा। फॉर एग्जांपल वर्टेक्स ए पे बनने वाले एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे, बी पर भी बाइसेक्ट होगा और सी पे बनने वाला एंगल भी बाइसेक्ट होगा। ये जो तीनों लाइंस हैं जिनको हम एंगल बाइसेक्टर्स कह रहे हैं, ये कंकरेंट होती हैं, ये एक पॉइंट पे मीट करती हैं और जो पॉइंट है जिस पे मीट करती हैं उसको हम इन सेंटर कहते हैं। बहरहाल यहाँ भी वी आर कंसर्न विद इन रेडियस, जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यूज जो होती हैं वो आर इक्वल टू डेल ओवर एस होती है। और फर्दर अगर आप डेल की वैल्यू पुट कर दें तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब ये कि अगर आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन हो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए आप आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला डिपेंडेंट है एरिया पर और एस पर। डेल और एस की वैल्यूज पता हो तो आप आर निकाल सकते हैं, अगर आर और एस पता हो तो आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। मतलब कि इसमें भी 3 अननोन आ रहे हैं तो कोई से 2 गिवन होंगे तो तीसरे की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं, अगर किसी सवाल में वो आपको बता देता है कि इन रेडियस की वैल्यू 2 है और इसका जो एरिया है वो 4 के बराबर आया था, तो आप बताएं कि व्हाट विल बी पेरीमीटर। अब पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम यहां से पहले एस निकालेंगे। तो देखिए एस का फॉर्मूला बनेगा डेल ओवर आर। डेल की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू 2 है, इसको सॉल्व करें तो एस की वैल्यू 2 आ गई। आपको पता है कि 2s की जो वैल्यू है वो पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करेगी। s 2 है तो 2s की वैल्यू जो है वो 4 के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब है कि इसका पेरीमीटर 4 के बराबर होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे स्क्राइब्ड सर्कल पर। स्क्राइब्ड सर्कल की डेफिनेशन ये है कि यहां पर जो हम ट्राइंगल ABC बना रहे हैं, इस ट्राइंगल की एक साइड को ये एक्सटर्नली टच कर रहा है और बाकी 2 साइड्स को हम आगे प्रोड्यूस करते हैं तो इन प्रोड्यूस साइड्स को ये इंटरनली टच कर रहा है। इसको हम स्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक ट्राइंगल से रेलिवेंट 3 स्क्राइब्ड सर्कल बन सकते हैं। हमने इस साइड को टच करता हुआ सर्कल बनाया, इसी तरह यहां भी सर्कल बन सकता है और 2 साइड्स ये प्रोड्यूस की जा सकती हैं और एक सर्कल यहां भी बन सकता है। वर्टेक्स ए के सामने यहां पे जो हमने सर्कल बनाया इसको हम R1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके रेडियस को। इसके रेडियस को हम ई रेडियस भी कहते हैं, इसके रेडियस को एस्क्राइब रेडियस भी कहा जाता है और ई रेडियस भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ 3 सर्कल बनेंगे तो 3 रेडियाई आएंगे, R1, R2 और R3। वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड पे अगर ये एक्सटर्नल साइड कंसीडर की जाएगी तो R1 आएगा। अगर आप बी के सामने वाली साइड पे सर्कल को टच करते हैं तो इसका मतलब है R2 आएगा और यहाँ R3 आएगा। बहरहाल यहाँ भी हम R1, R2 और R3 के फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। R1 का फॉर्मूला है डेल ओवर एस माइनस ए, R2 का फॉर्मूला है डेल ओवर एस माइनस बी और R3 का फॉर्मूला है डेल ओवर एस माइनस सी। फर्दर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि ये जो सर्कल बन रहा है जिसको हमने ई सर्कल या स्क्राइब्ड सर्कल या एक्स सर्कल कहा है, इसके सेंटर को हम ई सेंटर भी कहते हैं और इसके सेंटर की प्रॉपर्टी ये है कि इस ट्राइंगल की वर्टेक्स ए का एंगल बाइसेक्टर और बाकी जो बाहर इसकी प्रोड्यूस साइड्स हैं इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर जो हैं वो जिस पॉइंट पे मीट करेंगे इसको हम ई सेंटर कहते हैं। इसके बाद जब स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूलाज पढ़े तो इन फॉर्मूलाज को एनालाइज करते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें भी अगर आपको सपोज कीजिए कि तीनों साइड्स ABC गिवन हो तो आप ABC का इस्तेमाल करते हुए एरिया फाइंड करेंगे, S फाइंड करेंगे और फॉर्मूलाज में पुट करके आप R1, R2 और R3 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। फर्दर अगर आपको एरिया गिवन हो, S गिवन हो और साइड C गिवन हो, R3 फाइंड कर सकते हैं। अगर R3 गिवन हो, S और C गिवन हो तो आप एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब इस फॉर्मूले में भी आपके पास 4 अननोन आ रहे हैं, किसी भी तरह से सवाल पूछा जा सकता है। आपको कोई से 3 एलिमेंट्स गिवन होंगे तो चौथा आपको फाइंड करना होगा। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। यहां वो कहता है कि R3 फाइंड करें, मींस वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला और वो कहता है कि आपको 3 साइड्स गिवन है 5, 12 और 13। आप नोट कीजिए स्टूडेंट्स, ये जो तीनों साइड्स हैं इनमें 5, 12 और 13 पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर आप 25 प्लस 144 करें 169 आता है जो इसका स्क्वायर है। बहरहाल हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए पहले S फाइंड करेंगे और फिर एरिया। तो S फाइंड करने के लिए A प्लस B प्लस C ओवर 2 इनको सम करें तो 30 ओवर 2 15 के बराबर आता है। और एरिया फाइंड करने के लिए जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C का फॉर्मूला लगेगा तो ये नंबर आएंगे 15, 10, 3 और 2। S की वैल्यू 15 थी, यहाँ S माइनस A आना था। S 15 है, A की वैल्यू जो है वो 5 है, 15 माइनस 5 10 आ जाएगा। इसी तरह से हमने ये 2 नंबर्स फाइंड किए, इनको मल्टीप्लाई करें तो 900 आता है, उसका स्क्वायर रूट 30 आ जाएगा। अब जब हमने R3 की वैल्यू फाइंड करनी है तो फॉर्मूला बनेगा डेल ओवर S माइनस C और डेल की वैल्यू 30 पुट कर दी, S की वैल्यू 15 है और C की वैल्यू 13 है। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 15 के इक्वल आया, तो इसका मतलब है करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो कहता है कि इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC ऑफ द साइड्स 5 what is area of the circumcircle
और इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सी ऑप्शन सर्कम सर्कल के एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि सर्कम सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका जो रेडियस होगा वो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट होगा। मतलब ये कि हम पहले कैपिटल आर निकालेंगे और फिर फॉर्मूला लगा देंगे एरिया का पाई आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर है तो हम कैपिटल आर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब हमने कैपिटल आर फाइंड कैसे करना है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो स्टूडेंट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ सेम होती है और तीनों एंगल्स भी सेम होते हैं। अगर तीनों एंगल सेम है और एंगल्स का सम 180 होना चाहिए तो हमारे पास एक ही चॉइस है कि तीनों एंगल्स को 60, 60 और 60 लिया जाए। यहां पर हमें सूट करेगा कि हम r इक्वल टू a/2 sin अल्फा का फॉर्मूला लगा दें। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो a की वैल्यू 5 है और अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री होगी, तो यहाँ 60 डिग्री हम पुट करेंगे। 60 डिग्री पुट करने के बाद स्टूडेंट साइन 60 की वैल्यू अंडर 3/2 होती है, इसका मतलब है ये स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा, ये कैंसिल होगा तो 5/√3 इसका आंसर आएगा। 5/√3 यहाँ से निकालने के बाद एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ओवरऑल इसका आंसर बनेगा 25 पाई/3 जो इसकी ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं, इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 14 से रेलेवेंट सबसे पहले बेसिक एंगल और रेफरेंस एंगल पे बात करते हैं। स्टूडेंट्स रेफरेंस एंगल का हम फाइंड करते हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो पर्टिकुलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। रेफरेंस एंगल होता क्या है, ये ऐसा एक्यूट पॉजिटिव एंगल होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं बाकी एंगल से अप्रोच करने के लिए। द पॉजिटिव एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द रेफरेंस एंगल। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको कहा जाए कि साइन थीटा इक्वल टू -1/2 इस इक्वेशन का रेफरेंस एंगल फाइंड करें, तो मतलब ये होता है कि साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में, तो सबसे पहले हम रेफरेंस एंगल फाइंड करते हैं जो पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है और इसको रेफर करते हुए इसके तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा वो फाइंड करते हैं। रेफरेंस एंगल फाइंड करने का तरीका स्टूडेंट्स ये होता है कि हम नेगेटिव को रिमूव करते हैं। नेगेटिव को इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि हमारा टारगेट पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में हमने एक्यूट एंगल बनाना है, तो पहले क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हुए वो एंगल फाइंड करते हैं जिसमें साइन की वैल्यू 1/2 होगी। तो आप जानते हैं कि साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे 1/2 होती है, तो इस इक्वेशन के लिए जो रेफरेंस एंगल होगा वो 30 डिग्री यानी कि π/6 बनेगा। अब इसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द रेफरेंस एंगल ऑफ कोसेकेंट थीटा इक्वल टू -2/√3 क्या होगा। तो इसका रेफरेंस एंगल फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले तो ये नेगेटिव को इग्नोर करें, और अगर नेगेटिव को हम इग्नोर कर देते हैं तो कोसेकेंट थीटा इक्वल टू 2/√3 किस एंगल पर होता है। आप जानते हैं कि साइन की वैल्यू √3/2 आती है अगर आप एंगल लेते हैं 60 डिग्री। 60 डिग्री मीन π/3, तो इसका मतलब है कि इसका जो रेफरेंस एंगल होगा वो π/3 होगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल बनता है 2/√3। तो क्योंकि हम कोसेकेंट की बात करें, कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो हमें इसका मतलब है वो एंगल मिल गया जिसपे इसकी वैल्यू 2/√3 होती है और वो एंगल है π/3, तभी हम कह देंगे इसका रेफरेंस एंगल सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। एक दफा फिर देख लीजिए, कोसेकेंट थीटा -2/√3 के बराबर था, हमने रेफरेंस एंगल फाइंड करना था जो पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो तभी हमने इसको पॉजिटिव के साथ कंसीडर किया, और वो एंगल जिस पे कोसेकेंट की वैल्यू 2/√3 होती है वो π/3 था, तो इसका रेफरेंस एंगल π/3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रेफरेंस एंगल का हम इस्तेमाल करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एटलीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो इन्वॉल्व होता है। जैसे कि आप देखें यहाँ दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं, यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, तो ये इक्वेशन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन हम कंसर्न है कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करने हैं, तो अब हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की मदद से देखते हैं सॉल्यूशन सेट ऑफ sin x cos x इक्वल टू √3/4। ये हमने फाइंड करना है और 0 से 360 डिग्री तक फाइंड करना है। स्टूडेंट्स क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है इनका बिहेवियर जो है वो पीरियोडिक होता है, तो इसके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 0 से 360 डिग्री तक इसके सॉल्यूशंस हमने कैसे फाइंड करने हैं, फिर जब हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाएंगे तो उसको जनरलाइज भी करेंगे। अब क्योंकि यहाँ 0 से 360 डिग्री तक इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हम इसकी इक्विवेलेंट इक्वेशन बनाते हैं। देखिए अगर इसके दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 sin x cos x की वैल्यू sin 2x होती है। इसका मतलब है sin 2x की वैल्यू √3/2 आ गई, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था तभी यहाँ पे मैंने √3/2 लिखा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए सबसे पहले तो सॉल्व करने के लिए आप इसका रेफरेंस एंगल फाइंड करेंगे। उसमें हमने अभी डिस्कशन की कि वो कौन सा एंगल है जिसपे साइन की वैल्यू √3/2 होती है। क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव था तो हम इसको नेगेटिव, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव था तो डायरेक्ट हम वो एंगल फाइंड करेंगे जिसपे इसकी वैल्यू ये आती है। और आप जानते हैं कि 60 पर साइन की वैल्यू √3/2 होती है, तो हमें रेफरेंस एंगल जिसको मैंने अल्फा से रिप्रेजेंट किया वो मिल गया π/3।
अब इसके बाद इस रेफरेंस एंगल का इस्तेमाल करते हुए हमने देखना है कि साइन पॉजिटिव जिस क्वाड्रेंट में होता है वहां फॉर्मूलाज क्या होंगे। तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये रेफरेंस एंगल का एज इट इज आंसर आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो पाई माइनस अल्फा होता है। और आप जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जो फॉर्मूला है वो पाई प्लस अल्फा है और फोर्थ के लिए जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई माइनस अल्फा होता है। बहरहाल क्योंकि साइन पॉजिटिव इन दो क्वाड्रेंट्स में होता है तो एक वैल्यू हम अल्फा लेंगे और एक वैल्यू हम पाई माइनस अल्फा लेंगे। तो देखिए ये एंगल 2x है, एक इसकी वैल्यू अल्फा होगी यानी कि पाई बाय 3 और दूसरी इसकी वैल्यू पाई माइनस अल्फा यानी कि पाई माइनस पाई बाय 3 होगी। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहां से जिसको सॉल्व करेंगे 2 को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड होगा तो पाई बाय 6 बनेगा और पाई बाय 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। क्योंकि हमारे आंसर डिग्री में गिवन थे तो तभी मैंने इसको डिग्री में ट्रांसफॉर्म कर लिया। फर्दर आप इसको देख लीजिए, पाई माइनस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 होता है और इसको आप डिग्री में ट्रांसफॉर्म करेंगे, पाई की जगह 180 डिग्री पुट करके तो इसका आंसर 120 डिग्री आता है। और क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी तो एक्स की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। ये दो आंसर्स आ गए। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स ये फंक्शन साइन 2x बनता है और इसका जो पीरियड है आप देखिए कि साइन का पीरियड 2 पाई होता है और इसको x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए तो इसका मतलब है इसका पीरियड पाई आएगा। मतलब कि ये हर पाई इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 360 डिग्री तक हमारे पास कुछ और आंसर्स भी आएंगे। वो आंसर फाइंड करने का तरीका ये होगा कि देखें 2x की वैल्यू हमने निकाली थी 60, तो 60 में आप 360 प्लस करें को टर्मिनल की डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए तो ये बना 420। तो अगला एंगल आप यहां से निकाल लीजिए 210 डिग्री। इसी तरह से यहाँ 2x की वैल्यू हमने 120 निकाली थी, 120 में भी आप 360 डिग्री प्लस करें तो 480 आता है। अब क्योंकि हमने x निकालना था तो इसको भी 2 पे डिवाइड कर दीजिए तो ये एंगल आ जाएगा 240 डिग्री। तो हमारे पास 4 एंगल्स बने 30, 60, 210 और 240 और आप देखें ये चारों जो है इस डोमेन को सेटिस्फाई कर रहे हैं जो उसने रिक्वायर किया था कि हमारे आंसर 0 से 360 डिग्री तक होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जी, हमने जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ ली तो अब इसके बाद हम देखते हैं इक्विवेलेंट इक्वेशंस क्या होती हैं। स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनके सॉल्यूशन सेम होते हैं। टू इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम सॉल्यूशंस। मसलन इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की मदद से देखिए, यहाँ वो कहता है कि tan x - 1 के बराबर है, ये किसके इक्विवेलेंट होगा। आप नोट कीजिए कि cot x अगर -1 के बराबर हो, इसका आप रेसिप्रोकल लें तो एग्जैक्टली ये इक्वेशन बन जाती है। और अगर आप यहाँ इसको डिवाइड कर दें तो tan x = -1 आ जाएगा, इक्विवेलेंट इक्वेशन है। और इसको भी अगर आप दूसरी तरफ ले जाएं तो एग्जैक्टली यही चीज बन जाएगी जो डेफिनेटली इसके इक्विवेलेंट होगी। और डेफिनेट सी बात है कि इनके सॉल्यूशंस भी सेम आएंगे तो हम कहेंगे कि ये सारी ही इसकी इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं। इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ड्यू टू periodicity a trigonometric equation has infinite many solutions over the entire domain। यानी कि इनकी नेचर क्या होती है कि ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, अगर ये किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रहे हो तो हमारे पास इन्फिनिट मैनी आंसर जो हैं वो आएंगे। और एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए, यहाँ वो कह रहा है द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी। अब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स आएंगे वो इन्फिनिट मैनी आएंगे। आप देखिए कि साइन x की वैल्यू आती है -1 और स्टूडेंट्स वो कौन सा एंगल है जिसमें साइन की वैल्यू -1 होती है। आप जानते हैं कि वो एंगल होता है 3 π/2। ये एंगल जो है वो नेगेटिव y एक्सिस पे लाई करता है जहां साइन की वैल्यू -1 होती है। तो आप इसमें 1 कंप्लीट रोटेशन ऐड कर दीजिए यानी कि 360 डिग्री और फिर 360 ऐड कर दें और हम करते जाएं प्लस और माइनस तो हमारे पास इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस आते जाएंगे। तभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। बहरहाल अगर कोई ऐसी क्वेश्चन पूछी जाती है जैसे sin x = 2, दिस विल बी अ स्पेशल केस कि कोई ऐसा एंगल नहीं हो सकता जिसकी वैल्यू जो है वो 2 के बराबर आए साइन पर, क्योंकि साइन की जो मैक्सिमम रेंज होती है वो 1 और -1 होती है। तो स्पेशल केस में हम कहेंगे इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके बाद हम जनरल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि ऊपर हमने बात की कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इनका बिहेवियर पीरियोडिक होता है, ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं तो तभी इसके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। अब हम जब इसके पहले 0 से 360 डिग्री तक के सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं तो अगला स्टेप होता है इसको जनरलाइज करना। तो हम स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा समराइज इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले आपने कुछ एंगल की जनरलाइजेशन याद कर लेनी है। ये वो एंगल्स हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाई करते हैं। मतलब ये कि ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो ऐसे एंगल्स को जनरेट करती हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, इनकी इंफॉर्मेशन हमें पहले ही होनी चाहिए। मतलब ये देखिए sin x = 0 किन एंगल्स पर होता है, ये एक्स एक्सिस के सारे एंगल्स होते हैं n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसी तरह से आप याद रखेंगे cos x की वैल्यू किन एंगल्स पे 0 होती है, 2n + 1 π/2। स्टूडेंट्स ये दोनों एंगल्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं डोमेन फाइंड करने के लिए। फर्दर sin x = 1, देखिए साइन की वैल्यू 190 पे होती है तो जनरलाइज करने के लिए 2n पाई प्लस किया जाता है।
ये हमने को टर्मिनल में भी पढ़ा था और जनरल एंगल्स में भी पढ़ा था कि किसी भी एंगल में एक कंप्लीट रोटेशन कर दी जाए यानी कि 2 पाई तो वो सेम होता है, और अगर 4 पाई कर दिया जाए तो सेम आ जाएगा यानी को टर्मिनल हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको जनरलाइज किस तरह से करते हैं, 2n पाई। किसी भी एंगल को जनरलाइज करने के लिए उसमें 2n पाई प्लस किया जा सकता है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो हमने देखा कि कौन से एंगल पे इसकी वैल्यू 1 है, वो एंगल 90 था, तो हमने उसको जनरलाइज कर दिया। इसी तरह से स्टूडेंट्स cos की वैल्यू 1 जो होती है वो 0 पे होती है, तो 0 को जनरलाइज करने के लिए उसमें भी 2n पाई प्लस किया तो डेफिनेटली 2n पाई आ जाएगा। और इस पे बात कर लीजिए sin x इक्वल टू -1, साइन की वैल्यू -1 होती है 3 पाई बाय 2 पर, और उसके बाद उसको जनरलाइज कर दिया गया यानी 2n पाई प्लस कर दिया गया, और cos की वैल्यू -1 पाई पर होती है और इसको भी जनरलाइज कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो अक्सर हमारे सवालों में आते हैं, अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और ये वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिनके सॉल्यूशन एक्सिस पे लाई करते हैं और इन पर हमारी बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। अब इसे हट के बात करते हैं। फर्ज करें एक सवाल है जिसमें tan x इक्वल टू 1/√3 है, हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। सबसे पहले हम क्या टारगेट करेंगे कि 0 से 360 डिग्री तक इसके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं यानी कि वो सारे एंगल्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो फाइंड कर लें। वो फाइंड करने के लिए वही प्रोसीजर जो हमने अभी पढ़ा था उसको अप्लाई करते हैं। उस प्रोसीजर को हम इस तरह से अप्लाई करेंगे कि सबसे पहले रेफरेंस एंगल फाइंड करें। रेफरेंस एंगल फाइंड करने के लिए वो कौन सा एंगल है जिस पे tan की वैल्यू 1/√3 आती है, हमें ये सोचना है। तो स्टूडेंट्स वो एंगल होता है π/6 यानी कि 30 डिग्री। तो tan की वैल्यू 30 डिग्री पर 1/√3 होती है, तो हमें रेफरेंस एंगल मिल गया 30 डिग्री यानी कि π/6। अब इसके बाद क्योंकि टेंजेंट पॉजिटिव होता है पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूलाज हम चूज करेंगे फाइंड करने के लिए, पहला अल्फा और दूसरा पाई प्लस अल्फा। तो अल्फा तो हमने निकाला वो π/6 के इक्वल है, और पाई प्लस अल्फा निकालने के लिए जब आप अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो पाई प्लस π/6 की वैल्यू 7 π/6 आ जाएगी। अब हमारे पास ये दो एंगल्स आ गए। ये एंगल्स हैं 0 से 360 डिग्री तक जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमें इनको जनरलाइज करना है, तो दो मेथड हैं। पहला तो इसका जेन्युइन मेथड है जिसमें हम ये करेंगे कि दोनों एंगल्स को जनरलाइज कर दें। मतलब ये कि π/6 पे भी आप लिख देंगे +2n पाई, और जो दूसरा है 7 π/6 इसमें भी आप 2n पाई कर देंगे। इसके बाद इन दोनों का आप यूनियन ले लेंगे तो आपके पास वो सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे जो इसको सेटिस्फाई करें। लेकिन क्योंकि टेंजेंट जो है ये पीरियोडिक है और इसका पीरियड पाई होता है, तो टेंजेंट और कॉट के केस में आप ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों में से किसी एक पर आप n पाई कर दें। मैं एक दफा फिर बता दूं, अगर ये क्वेश्चन साइन कॉस के साथ या सीकेंट कॉसिकेंट के साथ होती तो हम यही करते कि 0 से 360 डिग्री तक जो आंसर्स आए हैं हर एक को हम जनरलाइज करते 2n पाई ऐड करते हुए। लेकिन अगर आप tan या कॉट के साथ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो आपका आंसर आता है, क्योंकि tan का पीरियड पाई होता है, तो आप इन दोनों में से किसी को भी, और आमतौर पर जो छोटा एंगल होता है उसको जनरलाइज कर सकते हैं। और इसको जनरलाइज करने के लिए हम इसमें n पाई करते हैं, 2n पाई नहीं करते। और वजह मैं एक दफा फिर बता दूं, क्योंकि इसका पीरियड पाई होता है, ये हर पाई इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। तो स्टूडेंट्स इसकी जनरलाइजेशन के बाद इसका आंसर आ जाएगा π/6 + n पाई। इसके बाद हम कुछ नोट देखते हैं। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन ax, y इक्वल टू tan ax ओवर दिस इंटरवल 0 to 2 पाई इंटरसेक्ट्स x एक्सिस 2a + 1 टाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखें ये वेव जो बनती है साइन की, ये आप जानते हैं x एक्सिस को इन्फिनिट मैनी टाइम्स मीट करती है, और अगर इसका पीरियड जो है वो 2 पाई के बजाय पाई या π/2 कर दें तो इसकी वेव जो है वो इस तरह से बनेगी। पहले इसकी एक्चुअल वेव ये फॉर्म होती है, और अगर आप पीरियड चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंज आएगी, और ये ज्यादा एक्स एक्सिस को मीट करती है किसी पर्टिकुलर गिवन इंटरवल के लिए। अब हम ये मेथड ये पढ़े हैं कि अगर फंक्शन साइन ax हो, a कोई भी नंबर हो सकता है 3, 4, 5, और हमें ये जानना हो कि किसी पर्टिकुलर गिवन इंटरवल के लिए कितने टाइम्स ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है या मीट कर रही है, तो हम इस फॉर्मूले से ये फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर साइन 4x होगा तो यहाँ हम 4 पुट करेंगे, 4 2 8 + 9, तो इसका मतलब है कि 0 से 2 पाई तक 9 टाइम्स इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को मीट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा। सेकंड में कहा जा रहा है कि cos ax और cot ax के केस में 0 से 2 पाई तक के इंटरवल के लिए ये जो कर्व बनेगा ये 2a टाइम्स एक्स एक्सिस को मीट करता है। और थर्ड में secant ax और cosecant ax एक्स एक्सिस को मीट ही नहीं करता, क्योंकि एक्स एक्सिस को जहां ये मीट करता है वो फाइंड करने के लिए y को 0 पुट करेंगे। आप जब y को 0 पुट करते हैं तो secant की वैल्यू 0 नहीं आ सकती। दोबारा देखिए कि अगर secant की वैल्यू 0 पुट कर भी दी जाए तो आप जानते हैं secant 1/cos होता है, और इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है
कि सीकेंड और कॉसिकेंड कभी भी एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें वो कहता है कि ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन 3x ओवर दिस इंटरवल मीट्स एक्स एक्सिस। अब देखें कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन x के लिए कि 2a + 1 टाइम्स ये मीट करेगा इस इंटरवल के लिए, तो a की वैल्यू हमें मिल गई 3, ये वैल्यू 3 हम यहाँ पुट करेंगे तो 6 + 1, इसका मतलब है कि इसका ग्राफ 7 टाइम्स एक्स एक्सिस को मीट करेगा, तो सी ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन कंसीडर की जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आपको इक्वेशन गिवन है cos स्क्वायर x - 4 cos x - 3 = 0 और हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन हम वेरिफिकेशन मेथड से जो है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पर π/3 यानी कि 60 डिग्री पुट करते हैं तो नोट कीजिए कि cos की वैल्यू 60 डिग्री पर 1/2 होती है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आंसर आया 60 डिग्री पुट करके 1/2 का स्क्वायर और ये साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 cos स्क्वायर x - 4 cos x - 3 = 0, ये इसकी पर्टिकुलर इक्वेशन है। तो यहाँ पर ये 4 एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा -4 इंटू, यहाँ पर अगर आप 60 पुट करते हैं तो 60 पे cos की वैल्यू अगेन हम 1/2 पुट करेंगे और -3 हो रहा है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आया और इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आंसर -2 आता है और -3, तो आपने देखा कि इसका आंसर 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है π/3 ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया। अगर π/3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो π/3 इस ऑप्शन में भी है और इस ऑप्शन में भी, इसका मतलब है ये दोनों ही आंसर्स नहीं हो सकते और π/3 इस ऑप्शन में भी आ रहा है, तो मींस वी विल गो विद नन ऑफ दीज, जो कि इसकी करेक्ट ऑप्शन कंसीडर की जाएगी। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी ये डिस्कशन खत्म होती है। आज की डिस्कशन में हमने ये सीखा कि चैप्टर नंबर 12 में हम ट्राइंगल को सोल्व किस तरह से कर सकते हैं और इसके साथ साथ उसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, और फिर हमने चैप्टर नंबर 14 में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे बात की और इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड सीखे। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर नंबर 33 खत्म होता है। अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।